नमस्कार। द लीगल नमस्कार। प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। कल लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद को ढहाने का जो मामला था, जो ये था कि उसमें साजिश है उसको ढहाने की, उसके बारे में एक फैसला दिया। उस मामले पे करीब 28 साल पुराना मामला था, उस पर फैसला दिया और जो 32 आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, सीबीआई पक्के सबूत नहीं दे सकी, कोर्ट के सामने नहीं रख सकी, इसलिए सबूतों के अभाव में सबको बरी कर दिया गया। कोर्ट ने और भी कई टिप्पणियां की। कोर्ट के फैसले और आगे की राह क्या होगी, इस सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आर एम चौहान जी और बाबरी मस्जिद पूरे विवाद से पूरे समय तक जुड़े रहे एडवोकेट श्री जफरयाब जिलानी जी। आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जस्टिस चौहान, मैं सबसे पहले आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। 28 साल बाद फैसला आया, कोई दोषी नहीं करार दिया गया, इसे आप क्या कहेंगे? जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड, या जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड? आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, डिले इज देयर। अब उसमें क्या क्या परेशानियां हुई, क्या प्रोसिक्यूशन की वजह से चीज रहा, क्या विलंब हुआ, कोर्ट इटसेल्फ की बहुत कोई इसमें कमी नहीं रही है। जिस तरह से पार्टीज ड्रैग करती हैं लिटिगेशन, उस तरह से चला, विलंब जरूर हुआ। और जहां तक फैसले की बात है, एक हमें जो है घटना याद आती है। मैंने अपना करियर एज लीगल प्रोफेशनल में शुरू किया एज प्रैक्टिशनर सिविल साइड। हमारे सीनियर वकील साहब थे पंडित त्रिलोकीनाथ मिश्रा, लीडिंग लॉयर जौनपुर के। एक दिन की घटना है, बहुत थोड़ा समय कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है। एक दिन की घटना है, एक वकील आया, जी जी कहा जी जी। पंडित जी हम तो मुकदमा हार गए। तो हमारे सीनियर साहब ने कहा कि भाई, हम राजा का मन दऊक मन बराबर ही होता है, राजचित दैवचित बराबर है, उसके लिए क्या कहें। आगे जो है, आगे एक दरवाजा खुला है, चला जाकर देखा जाएगा। कोर्ट जो कुछ करती है सही करती है। तो हम इसके इस सेंस में नहीं कह रहे, इस सेंस में कह रहे हैं कि कोर्ट अपने ढंग से फैसला करती है। अब कोर्ट के सामने जो एविडेंस आए उसका कोर्ट ने अप्रिसिएशन किया। हमारे सामने पूरा जजमेंट नहीं है, न हमको बहुत उस पर ओपिनियन देना है। कोर्ट ने जो भी जजमेंट, जो भी एविडेंस पाया, उन्होंने कहा कि इनकी संलिप्तता जो है ये कॉन्स्पिरेसी में नहीं लगती है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। और भाषण वगैरह कोई ऐसा नहीं दिए कि जिससे कि एनमिटीज, दो कम्युनिटीज में कोई एनमिटी पैदा हो। कोई प्रोवोकेटिव भाषण इनके लिए नहीं है। बाबरी मस्जिद का गिरना या डिस्प्यूटेड बिल्डिंग का गिरना, ये डिस्प्यूट नहीं है, ये तो एडमिटेड है गिरी। लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट जो अक्यूज एक्विट किए गए हैं, सबका केसेस अलग अलग डील किए गए हैं। और जो एविडेंस आई है उसको भी डील किया गया है। जैसा पेपर में मैंने पढ़ा, अब हमारे पास पूरा जजमेंट तो है नहीं हम उस पर कमेंट कर सकें। तो इसलिए जो भी एविडेंस उन्होंने पाया, उस एविडेंस से उन्होंने पाया कि इनका इन्वॉल्वमेंट जो है प्रूव नहीं है। अब चाहे जो कमी रही हो, प्रोसिक्यूशन की रही हो, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस को सही है गलत है ये हाई कोर्ट ही कह सकती है। देखिए, क्रिमिनल ट्रायल में ट्रायल कोर्ट जो है किसी मुलजिम को कन्विक्ट करती है, हाई कोर्ट छोड़ देती है, सुप्रीम कोर्ट से सजा होती है। किसी केस को ट्रायल कोर्ट छोड़ देती है, हाई कोर्ट भी छोड़ देती है, सुप्रीम कोर्ट से सजा होती है। किसी केस में दोनों ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से दोनों में सजा होती है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ती है। तो अलग अलग एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें? अब इसके लिए फोरम बना हुआ है, पार्टी जो भी एग्रीड होंगी जाएंगी, जाना भी चाहिए जैसा उनका आउटलुक है। बकिया तो जो है अब कोर्ट जो करती है
अपने हिसाब से एविडेंस जो है अप्रिशिएट करके उन्होंने किया है। जी जी। जिलानी साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है। जस्टिस डिलेड, नॉट डिनाइड, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस बरीड, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो जब भी जज साहब ने जो बातें कही, हम सब वकील हैं जी और जज साहब का तजुर्बा हमारा एक ही जैसा है। तो अब क्या किया जाए, ये हमारे देश का जो पहला केस नहीं है जिसमें डिले हुआ है। यकीनन ये केस बहुत ज़्यादा डिले हो गया, लेकिन यहाँ तो आप सब जानते हैं कि जब इम्पोर्टेंट अक्यूज होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए ये डायरेक्शन देना पड़ा, एक अलग कोर्ट बनाई है कि जब पॉलिटिकल लीडर्स हो उनकी अलग कोर्ट हो। तो ये तो अभी देश में ये चीज़ें सेटल नहीं हो पाई हैं, जी कैसे हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंट हो सके। तो इसके लिए तो हम नहीं कह सकते। ब्लेम वर्दी हैं, सरकारें भी होती हैं और वकील भी होते हैं जी और पार्टीज भी होती हैं। तो ये इस वक्त जी ये डिस्कशन का मौजूद मेरा ख्याल से किसी भी तरीके से जजमेंट आया ये, और इसके लिए तो क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट को। आपको शायद मालूम होगा कि 19/4/17 का जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, जी उसमें इतना उन्होंने फिक्स कर दिया था कि जज ट्रांसफर भी होगा, डे टू डे हियरिंग होगी, गवाह मौजूद रहेंगे, और उसके बाद वो जब उन्होंने एक्सटेंशन दिया चाहे 3 मरतबा, तब भी उन्होंने बाउंड किया। तो ये तो वरना तो ये केस अभी क्या 10 साल और पेंडिंग रहता। तो सुप्रीम कोर्ट का इतना सख्त डायरेक्शन के बाद ही डिसाइड हो पाया। तो बहरहाल डिसाइड हो गया, हमारी जिंदगी में डिसाइड हो गया। आप तो समझते हैं अच्छा काम हुआ है। और ये जैसे जज साहब ने कहा, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि ट्रायल कोर्ट से एक्विटल हो जाए तो हाई कोर्ट में कन्विक्शन ना हो, या दोनों कोर्ट से एक्विटल हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन ना हो। दर्जनों मिसालें इसकी हैं। और जहाँ तक उसका ताल्लुक है, जजमेंट पूरा अभी मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ। आपके इस डिबेट की वजह से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, एक मोटा मोटा राय कायम की है, लेकिन अभी मैं नहीं को कमेंट कर सकता हूँ कि जज साहब ने क्या चीज़ की है, क्यों कैसे उन्होंने डील किया विटनेसेस को। असल चीज़ जो, क्योंकि मैंने एविडेंस देखी है और मैंने इस पर जब अडवाणी जी को डिस्चार्ज किया गया है तो उसके खिलाफ रिविजन भी फाइल किया था 2007, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है एविडेंस का, और इधर की एविडेंस मैंने देखी है। तो मैं ये बात से अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि साहब इंडिविजुअल लोगों के खिलाफ एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी का बात की जो 153 है 153 में आती है। कम से कम 10-12 बयान तो मैं जानता हूँ, मैंने पढ़े जिसमें साफ साफ ये जुमले आए नाम लेके, और ऐसे इम्पोर्टेंट लोगों ने कहे हैं, जैसे कि एक IPS ऑफिसर है, वो इस वक्त भी पोस्टेड है गवर्नमेंट में, अंजू गुप्ता, जो अडवाणी साहब की PSO थी, SP थी उस वक्त फैजाबाद में, और उनके होने को कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। बाई नेम उसने बताया है कि क्या साध्वी ऋतंबरा कह रही थी, और ये जुमला, और क्या वो कह रही थी उमा भारती कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। अब ये जुमला खाली एक नारा मैं समझता हूँ, मुझे क्रिमिनल लाता है। ये किसी भी ऑफेंस, किसी भी शख्स को कन्विक्ट करने के लिए अगर बार बार लोग विटनेस कह रहे हैं, कई लोग, इसके अलावा दर्जनों और जुमले हैं, तो ये जुमले काफ़ी हैं। इसमें 153 भी बनेगा और 153 भी बनेगा, क्योंकि वो प्लेस ऑफ बर्थ, वो प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप है जहाँ ये बातें हो रही है। तो इसलिए बहरहाल, लेकिन फिर भी अब पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही, और जैसा जज साहब ने कहा, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक जो आज अखबारों में जो फैसले की एनालिसिस आई है और जो फैसले पे तमाम तरीके के विचार आए हैं अखबारों में या चैनलों, उसमें एक ये चीज आ रही है कि इस फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो मालिकाना हक वाले फैसले, जो फैसला दिया था मालिकाना हक वाला, उसमें कहा था कि मस्जिद को गिराना गैर कानूनी था और इसमें सारे दोषियों को बरी कर दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि वो एक विरोधाभास है, दो अदालतों के फैसलों में एक ही मामले में विरोधाभास है, या एक ही चीज से जुड़े मामले में। आपको क्या लगता है, क्या ये विरोधाभास है या दो अलग अलग परिस्थितियां थी, दो अलग अलग मुकदमे थे? वो सिविल का मामला था, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला था, तो दोनों की सुनवाई और दोनों की वो अलग है। ये ऐसा है कि ये गूगल पर मैंने थोड़ा सा जजमेंट की जिस्ट देखा था। उसमें जो है जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है
कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, ऐसा नहीं है कि उसको ओवरलुक किया हो। लेकिन उनका कहना है कि इन लोगों की संलिप्तता नहीं, इन लोगों की संलिप्तता नहीं है, जो मुल्जिमान हैं, जो अक्यूज हैं, जो बरी किए गए हैं, इन लोगों की संलिप्तता नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा है कि कार सेवक जो कि मिसक्रिएंट भी उसमें थे, ऐसा भी है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कि मिसक्रिएंट भी थे जो कि मस्जिद ये डिस्प्यूटेड साइट डिस्प्यूटेड बिल्डिंग पे घुसे और गिराए, जबकि अशोक सिंघल की स्पेसिफिक उन्होंने लिखा है कि वो रोक रहे थे, सबको मना कर रहे थे। और उसके पहले जो है, उसके पहले भी इन लोगों का सिंबॉलिक कार सेवा का मंशा थी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कोर्ट ने उसको माना है। ये कि इन लोगों का उसमें कोई हाथ हो, कॉन्स्पिरेसी हो, या इन्होंने गिरवाया हो, ऐसा एविडेंस नहीं है। जैसा कहे, अब जिलानी साहब उस केस को ज्यादा जानते हैं, हम तो जानते हैं नहीं, हम तो पेपर के अनुसार जो थोड़ा सा गूगल पे थोड़ा सा आया था उसको देखा मैंने, तो उस हिसाब से अगर जिलानी साहब कहते हैं तो डोर इज ओपन, और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दैट कैन बी चैलेंज। जो भी पार्टी हो, अब सीआरपीसी के प्रावधान के अंतर्गत, जैसे सिविल में तो कोई एग्रीड पर्सन कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल में थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप है अपील की, या तो स्टेट करे और या तो कंप्लेनेंट करे, इस तरह से है, तो इसमें स्कोप थोड़ा कम है। सिविल में तो कोई भी एग्रीड कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसके अगेंस्ट नहीं है वो कोर्ट का कंक्लूजन, सीबीआई कोर्ट का कंक्लूजन उसको नजरअंदाज नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि उस बिल्डिंग गिराने में इनकी संलिप्तता नहीं है, चाहे वो प्रोवोकेशन हो, चाहे वो ये उसकाना हो, किसी तरह से इनकी संलिप्तता का एविडेंस नहीं है। जी। अच्छा, एक चीज जिलानी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जस्टिस लिब्रान का भी एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरीके से साजिश थी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि उमा भारती ने उनके सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने मस्जिद गिराई है। तो अब उस एक पूरी रिपोर्ट है वो जिसमें उन्होंने इसको साजिश बताया था, और कोर्ट ये फैसला दे रही है कि साजिश नहीं थी और ये असामाजिक तत्वों ने गिराया, जो ढांचा था वो गिराया। आप इन दोनों चीजों को कैसे जोड़ के देखेंगे? कि हमारे क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में और लॉ ऑफ एविडेंस में बहुत स्पेसिफिकली ये बात है, सेटल्ड है कि किसी भी कमीशन की रिपोर्ट किसी भी कोर्ट पर जो जुडिशियल ट्रायल कर रहा है बाइंडिंग नहीं है, और यहाँ तक है कि उसकी कोई परसुएसिव वैल्यू भी शायद नहीं है। तो जो लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट है, जो जस्टिस लिब्रान का ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उन्होंने खुद ये फाइंडिंग दी है और वो भी 2 स्टेट्स के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो जाहिर है उनको आइडिया है कि एविडेंस क्या थी और क्या उन्होंने फाइंडिंग दी तो सही दी। लेकिन अब इस जजमेंट में क्योंकि वो रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं है और परसुएसिव भी नहीं है, तो इसलिए ये कोर्ट उससे बाउंड तो था नहीं। मगर ये बात उनकी सही है कि जो एविडेंस उनके सामने गई थी तकरीबन उसका 50% से ज्यादा एविडेंस सेम है जो यहाँ आई है। और वो जैसा उन्होंने कहा कि उमा भारती साहबा का यहाँ तो एडमिशन नहीं है, यहाँ तो डिनायल है, वहाँ एडमिशन भी था। जानती थी कि यहाँ पर कमीशन है, या हमें कन्विक्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए। लेकिन अब वो चीज़ यहाँ पर जो है उनको जो 313 वगैरह का बयान होता है वो इसीलिए होता है। कोर्ट को इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है। जो ये जजमेंट है आपका 19/4/17 वाला, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डील करते हुए बहुत साफ लिखा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती, और कई जजमेंट रेफर किए हैं और उसके बाद कहा है कि हमेशा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एक एविडेंस जो है वो सर्कमस्टांशियल होती है,
और इन्फ्रेंस उसका निकाला जाता है। तो हमारे इस जज साहब ने ये चीज़ जो है उस एंगल से नहीं देखी है। ये एक हमारा एक बुनियादी एतराज़ है, क्योंकि ये सब बयानात और इसके बाद इसकी कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस ऐसा नहीं है। 5 दिसंबर के वीडियो कैसेट, अब उन्होंने कह दिया वीडियो कैसेट जो है उसमें वो है कुछ उसके जाली हो गए। चलिए, उसका बयान भी हुआ है, जिस आदमी के सामने जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया है उसका स्टेटमेंट ऑन ओथ है। तो वीडियो कैसेट अगर खराब हो गए तो स्टेटमेंट ओथ कैसेट आप डिसबिलीव कर देंगे, जबकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। और उसके अलावा कोई चीज़ देखिए, ये तो आप साहब बैठे हुए हैं, वो हमसे अच्छी तरह जानते हैं, किसी विटनेस को डिस्कार्ड करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। आप वो पार्टिजन है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो रिलेटेड है, वो उसका कुछ मैलाफाइडी इंटरेस्ट है, यही तो 3-4 बातें हैं जिस पर विटनेस को डिस्कार्ड किया सकता है। तो जज साहब ने अलग अलग, मैं देख रहा था, मुझे अभी तक मिला नहीं है कि किसी विटनेस को जो मैं रेफर कर रहा हूँ उन्होंने इस ग्राउंड पर डिस्कार्ड किया हो, ये डिसबिलीव किया हो इस ग्राउंड पे कि साहब ये झूठ बोल रहा है। अगर नहीं डिस्कार्ड किया है तो फिर उनकी एविडेंस को वो इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइमरी एविडेंस है जो स्टेटमेंट ओथ पर कोर्ट के सामने दी गई है, उसको जरा हुई है, और उसके बाद जो कुछ उनको कोर्ट को लगता है कि ये बयान इस काबिल अगर नहीं है, वो समझते हैं बिलीव करने लायक, तो उन्हें डील करना पड़ेगा उसको। और अगर उन्होंने नहीं डील किया है तो फिर ये कोर्ट की गलती मानी जाएगी कि उन्होंने एविडेंस को एक तरीके से इग्नोर किया। तो हमने जो बात देखी अभी सही तौर पर मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ, लेकिन अभी तो वक्त है, आप एक महीने के बाद फिर एक डिस्कशन करिएगा तो शायद मैं आपको ज़्यादा पॉइंटेडली और आपको बता सकता हूँ कि फला विटनेस का फला पेज पर स्टेटमेंट देख लीजिए, इसको जज साहब ने इग्नोर किया है, बहुत ही फैटल जी। नहीं, क्योंकि मैं भी कल जजमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा था, देख रहा था। एक तो मतलब हिंदी में जजमेंट मिला मुझे, जो कॉपी मिली वो हिंदी में मिले, शायद हिंदी में और वो जो मिली 2300 पन्ने की का जजमेंट है, तो उसमें से मतलब मैं भी पूरा नहीं पढ़ पाया, फिर मैंने जल्दी एंड में थोड़ा सा ऑपरेटिव पार्ट जो है उसका वो पढ़ने की तो समझने की कोशिश की। तो बहुत रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप फला पेजेस पढ़ लीजिए, तो अब फिर आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे आइडिया है। बिल्कुल। अच्छा, जस्टिस चौहान, मैं एक चीज जो मैंने अभी जिलानी साहब से यही सवाल, जिलानी साहब बल्कि मैं सवाल पूछा अलग, जिलानी साहब ने उसकी बात कह दी, वो एविडेंसेस जो वीडियोज है, जो क्या कहते हैं चश्मदीद गवाह थे, उन सारे लोगों की, और जैसा कि जिलानी साहब ने भी कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी काफी मायने रखती है। तो अगर ये जो सबूत पेश किए गए अदालत, मैं अदालत के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं मतलब एक सवाल जानना चाहता हूं जो लोगों के मन में भी है कि अगर ये सबूत नहीं है तो फिर क्या सबूत होते हैं? वीडियो है, उस समय के नारे हैं, उस समय के क्या कहते हैं जो बाकी सारी चीजें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, तो फिर सबूत और क्या होते हैं? और चश्मदीद, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कई 805 या 800 से ज्यादा गवाहियां हुई, तो फिर सबूत, जी, फिर तो सबूत क्या होते हैं? फिर क्या सबूत होते हैं? चौहान, जैसे चौहान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबूत ऐसे हैं कि जितने सबूत दिए गए हैं, जी, बता दें गूगल से जो हमको मिला था, मतलब गूगल पे जो अवेलेबल है वो 60 में, तो ऐसा उसमें लगता है कि काफी एविडेंस तो उन्होंने डील किया है, काफी एविडेंस डील किया है। प्रॉपर एप्रिसिएशन है कि नहीं है, जैसा जिलानी साहब कह रहे हैं, वो तो एविडेंस टोटल देखने के बाद ही, अब जैसे जिलानी साहब इस केस से रिलेटेड रहे हैं, इस केस से कंसर्न रहे हैं, इनको ज्यादा जानकारी होगी, हमको बहुत जानकारी है नहीं। लेकिन अगर एप्रिसिएशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं है, तो दैट कैन बी रीएप्रिशिएटेड इन बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील है, दैट इज कंटिन्यूएशन इन द ट्रायल, दैट कंटिन्यूएशन रीएप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी रीएप्रिशिएशन होगा। जी। तो समझ रहे हैं ना, जो एविडेंस, जैसे उन्होंने कहा कि भाई क्लिप है, वो वीडियो क्लिप है, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर्ड है, कुछ इस तरह से और भी जो है एविडेंस कहा कि इनका निगेटिव फोटोग्राफ्स कहा निगेटिव जो है इसकी नहीं है, इसलिए एडमिसिबल नहीं है।
और पेपर न्यूज उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है, इनको नहीं पढ़ा जा सकता, तो उन्होंने डील किया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, लीगल पर्सपेक्टिव में डील किए गए हैं कि नहीं है, इट इज मैटर ऑफ लॉ। और जिलानी साहब ने फेयरली मतलब वो बताया है, बहुत फेयरली उन्होंने बताया। एविडेंस इनकी, ग्रीवांस इनकी यही है, हमारी एविडेंस प्रॉपरली जो है, प्रॉपर उसका एप्रिसिएशन नहीं हुआ, प्रॉपर कंसिडरेशन भी नहीं हुआ, हमारी समझ जो हम समझ रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज आपने बात कही कि ट्रायल का कंटिन्यूएशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, एक तरीके से ट्रायल का कंटिन्यूएशन ही है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट तक बैठे जाके फाइनली डिसाइड ना हो जाए। जी। अब उसमें एक चीज ये आती है कि सवाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइवर्स करूँ, ये सवाल मैं बाद में पूछने वाला था, लेकिन क्योंकि बात आ गई अभी तो मैं अभी पूछ रहा हूँ कि ये अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करे या न करे। मुस्लिम पार्टी जो है, जो एग्री पक्ष, जो दूसरा पक्ष है, उसके पास भी ये राइट है कि वो क्या कहते हैं, वो भी इसके खिलाफ अपील पे कर सकता है। बट मेन जो प्रोसिक्यूशन का सारा काम था वो सीबीआई का था। तो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या सीबीआई आप अपील करेगी? ये सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने लगे कि क्या सीबीआई इसके खिलाफ अपील में जाएगी या? इसको आप कैसे देखेंगे, इस सवाल को आप कैसे देखेंगे जस्टिस को? सीबीआई इटसेल्फ कोई अपील नहीं करेगी, सीबीआई का केवल रिकमेंडेशन होता है, अपील तो गवर्नमेंट करती है, अपील तो गवर्नमेंट करेगी। या अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है तो पार्टी भी कर रहे हैं कि सिविल में तो कोई भी एग्री कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल में सबके लिए ऐसा नहीं है। उसमें जो है कंप्लेनेंट है, कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी है, तो कौन कौन चैलेंज कर सकता है, लिमिटेड स्कोप है, तो उस स्कोप में आएंगे तो कर देंगे, बकिया गवर्नमेंट तो कही सकती है, गवर्नमेंट कोई दिक्कत है। जी। जिलानी साहब, क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं? मैं पब्लिक की तरफ से जानना चाहता हूं कि मतलब क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं जो कि आप अपील करें, और क्या आप इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे? जी बिल्कुल, हम आते हैं उस कैटेगरी में, इसलिए कि सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट हुआ है 2009 में, और उसमें विक्टिम को और विटनेस को ये राइट दिया गया है कि वो भी जा सकते हैं अपील में। पहले ये राइट रिवीजन का था। रिवीजन मैंने बताया आपको कि अडवाणी जी को डिस्चार्ज जब किया गया तो मैंने रिवीजन इन्हीं पार्टीज की तरफ से फाइल किया जो अयोध्या के रहने वाले हैं, और मैंने कहा कि ये, और इसमें केस में गवाह भी हैं, तो हाईकोर्ट ने रिवीजन एंटरटेन किया और अलाउ किया। जैसा आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद वो रिस्ट्रिक्शन भी कम हो गई। विक्टिम को राइट दिया गया है, और अब ये तो आर्गुएबल चीज है कि विक्टिम हम माने जाएंगे क्योंकि हमारे मकान भी जले हैं और हमारी मस्जिद शहीद हुई है। तो इस तरीके से विक्टिम का एक क्वेश्चन तय होगा अगर कोई एतराज होता है तो। लेकिन बहरहाल अपील तो या डिवीजन दोनों पावर्स हैं। देखिए, जब पहले था तो जब अपील नहीं थी 2009 के पहले, तब उसमें रिवीजन होता था। तो इसलिए हाईकोर्ट में मैटर जाएगा, उसके बाद हाईकोर्ट देखेगा, और हाईकोर्ट हमें उम्मीद है कि इंसाफ करने के नज़रिए से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी रूलिंग्स इस पर हैं, जो एक ऑर्डिनरी विटनेस को भी राइट दिया है उन्होंने कि आप अगर नहीं सीबीआई करती है या अगर स्टेट नहीं करती है तो उसको चैलेंज करने का राइट है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि मैटर ऐसा इम्पोर्टेंस, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि नेशनल शेम है ये, और उसको कहा है कि यार इससे खाली वो नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की एथॉस जो है वो डिस्ट्रॉय हुई है, एक बिल्डिंग खाली डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो इतने जो ऑब्जर्वेशन के बाद हाईकोर्ट हमें उम्मीद है इंटरटेन करेगा और मेरिट पे डिसाइड करेगा। और सीबीआई भी, देखिए सीबीआई भी अपील करेगी। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि जज साहब के जेल से निकल गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद अब सीबीआई इंडिपेंडेंट है, उसको कतई गवर्नमेंट से मशवरा नहीं करना है, और ये अपील जो होगी इन द नेम ऑफ सीबीआई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये इसी मैटर में 2010 में जब हाईकोर्ट ने 21 आदमियों के खिलाफ रिवीजन डिसमिस कर दिया था, सीबीआई गई थी अपील में, एसएलपी थी वो, सीबीआई के नाम से अपील थी, वो अलाउ हुई। अब सीबीआई खुद इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, वो गवर्नमेंट के पाबंद नहीं इसमें। जी जिलानी साहब, ये बड़ा भी वैसा सवाल है कि सीबीआई कितनी इंडिपेंडेंट है या नहीं, हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता।
वो हमारा तो चर्चा सुप्रीम का कोर्ट मुद्दा बहुत कुछ नहीं कह है। चुका है, जी जी सुप्रीम जी कोर्ट जी, उसको हाँ, पलट वो कह चुका है, क्या क्या चर्चा कह का चुका है मुद्दा उसे। नहीं है वो, क्योंकि वो, हाँ जी। जॉन असर तो साहब, मैं असर तो एक चीज आपसे और जी, हाँ जी जॉन जी। साहब, मैं आपसे, जस्टिस खान, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ कि इसमें प्रोवोकेशन और साजिश, दो चीजें आई। हाँ ये सर। कोर्ट ने कहा कि साजिश नहीं थी, लेकिन एक जो आम जनता जो समझती है, जो एक कॉमन मैन जो समझता है, अगर आप 6 दिसंबर 1992 से पहले देखें तो 89 में, 1989 में रथ यात्रा शुरू हुई। सॉरी, 1990 में रथ यात्रा शुरू हुई, 90 में, और हाँ वो 90। लगभग 2.5 साल, हाँ 90 से 2.5 साल, 2-2.5 साल तक वो पूरा एक माहौल बनाया गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो ये एक तरीके से लोगों में भावनाएं उभारी गई। कार सेवक सब अपनी मर्जी से तो नहीं आए थे, लेकिन एक किसी एक बिलीफ, एक फेथ आप कह लीजिए, उसके बेसिस पे वहां पे कार सेवक इकट्ठा हुए, और उस उत्तेजना, उस भीड़, उसमें क्या कहते हैं, एक ढांचा तोड़ा गया, मस्जिद तोड़ी गई। तो क्या जो ये उत्तेजित किया गया 2-2.5 साल तक पूरा जो माहौल बना, जिसकी वजह से मस्जिद टूट गई, क्या वो साजिश का हिस्सा नहीं है? मैं एक आम पब्लिक के हिसाब से समझना चाहता हूं, मैं कोर्ट के फैसले पे इससे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा है। देखिए ऐसा है कि कोई ऑफेंस होता है और ऑफेंडर भी नोन होते हैं, सब चीजें नोन होती हैं, लेकिन कोर्ट उस जो एविडेंस आती है उसी के आधार पर काम करती है। क्रिमिनल लॉ में थोड़ा सा ये मतलब आम आम धारणा से भी डिफरेंट है। जो भी कोर्ट के सामने अब कहना पड़ता है, जैसे यहाँ है माफिया, है कि नहीं? माफिया, माफिया क्या है? माफिया यही है कि भाई वो अपराध करते हैं, नहीं कुछ होता है, यही तो है माफिया। माफिया का मतलब माफ है उनके लिए, हर अपराध माफ है। लेकिन सब जानते हैं, यही तो है माफिया का मतलब, सिंपल मीनिंग है माफिया का मतलब, भाई कोई अपराध करिए उनको कुछ नहीं होगा, वो गवर्नमेंट माफ करती है। तो आखिर ये जो है, लेकिन उनकी कोई सजा होती है? तो इसे जो चीजें देखने में मतलब सब चीजें हैं, लेकिन जो एविडेंस आएगी कोर्ट उस पर काम करेगी ना। जी जी। अब ये जो है, ये तो मैक्सिमम हिंदू ये बोल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है मैक्सिमम हिंदू बोल रहे होंगे भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सब करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब किसी को तो चार्ज नहीं किया गया, चार्ज उन्हीं लोगों के किया गया, स्पेसिफिक पॉइंट पर के लिए चार्ज किया गया, इतने ड्यूरेशन के लिए तो नहीं चार्ज किया गया। तो वो जो फैक्ट्स जो फैक्ट्स आए कोर्ट के सामने, जो एविडेंस आई, उसके आधार कोर्ट ने दिया है, वो उस प्रॉपर एप्रिसिएशन है कि नहीं है, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। हमारी समझ से गिलानी साहब भी सहमत होंगे। जी जी, गिलानी साहब, आपकी राय भी जानना चाहूंगा इस पे। मैं मुकुल जज साहब की राय से मुत्तफिक हूँ कि इस केस में जो एविडेंस आई है उसी के बेसिस पर कॉन्स्पिरेसी भी तय होगी, उसी के बेसिस पर एक्सटर्नल चार्ज की भी तय होगा, और वो एविडेंस है। हमारा सिर्फ कहना ये है कि वो एविडेंस है। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, शायद आपको याद होगा, SR बोमई का केस 9 जजेस का केस है, और उसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन इन्वॉल्व था कि क्या इन सरकारों ने उस मामले में इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उनका डिसोल्यूशन हुआ। 3 सरकारों का चैलेंज हुआ था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फाइंडिंग दी है कि चूंकि इन स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट था इसमें, और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको यकीनन ये कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड था। मुझे नहीं पता कि ये बात बहस में आई कि नहीं आई, क्योंकि हम लोगों ने दरख्वास्त दी थी, हमको भी मौका दे दिए बहस के लिए, तो कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। लेकिन ये हाई कोर्ट में तो आएगा मामला कि जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस इसको एग्जामिन कर चुके हैं, तो कॉन्स्पिरेसी जो है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, तो इसको पहलू को भी देखेंगे कि ये एविडेंस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की जो फाइंडिंग है वो भी मटीरियल इसमें होंगी। मगर फिर भी सुप्रीम जज साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इस केस की एविडेंस से, तो हमारा सिर्फ कहना यह कि इस केस की एविडेंस से कॉन्स्पिरेसी बनती है, उसको प्रॉपर वे में अप्रिशिएट नहीं किया गया, अदरवाइज इससे बिल्कुल बनती है। जी जी जी। अच्छा, अब एक चीज सीबीआई पे मैं फिर दोबारा आता हूं। सीबीआई पे तमाम तरीके के आरोप लगते रहते हैं। क्या
जिलानी साहब, आपको ये लगता है कि सीबीआई ने अपना काम ठीक से नहीं किया और शुरू से ही ये पूरा मामला क्योंकि राजनीतिक था तो हर सरकार ने इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो बीच में कुछ और जो गठबंधन वाली सरकारें आई वो रही हो, तो सीबीआई, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं जिलानी साहब? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट एग्री कर रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? उसने दर्जनों मरतबा सीबीआई की वो किया है, कास्टिगेट भी किया है और पेपर भी कहा है, लेकिन फिर भी मैं तो इससे कंसर्न हूँ कि क्या इतनी एविडेंस आ गई थी कि जो कन्विक्शन हो सकता था? तो मैं कहूँगा कि सीबीआई ने अगर से हाफ हार्टेडली काम किया हो या कि पूरी तरीके से न किया हो, तब भी इतने एविडेंस उसने पेश कर दी कि कन्विक्शन हो सकता था हर हाल में। इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा कि कोई कमी मुझे नहीं नजर आ रही उसमें, और कुछ पेज इम्प्रूवमेंट हो सकता था, लेकिन जितना है हम तो उसी पर कन्फाइन करेंगे, जो कि यार हमारा राइट तो था नहीं कि हम उसमें मजीद कुछ पेश करते। तो इसलिए जो भी सीबीआई ने एविडेंस पेश की है वो इतनी सफिशिएंट है कि सारे चार्जेस, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज, 153A का चार्ज, 153B का चार्ज, 505 का चार्ज, ये सब स्टेब्लिश हो रहे हैं। ये हमारे जज साहब ने उसको ना मान के लीगल एरर किया है, उसको जाहिर है हाई कोर्ट रेक्टिफाई कर सकता है। जी जी जी। अच्छा जस्टिस चौहान, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, सीबीआई से ही रिलेटेड है। ऐसा क्यों होता है कि जो बड़े मामले होते हैं वहां सीबीआई हमेशा फॉल्टर कर जाती है? दुनिया, हिंदुस्तान में कोई भी केस होता है वो सीबीआई की डिमांड होती है, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। इवन हाथरस वाला जो मामला हुआ उसमें भी अब डिमांड आ गई सीबीआई जांच हो। लेकिन सीबीआई जब कोई बड़ा, जो या तो बड़े लोग इन्वॉल्व हो या उस मामले में कहीं सीबीआई हमेशा फॉल्टर करती है, क्या वजह है उसकी? अब ये लोकल पुलिस पर अगर लोगों को विश्वास नहीं है, जानते हैं कि सीबीआई सुपर स्पेशलिस्ट ब्रांच है इन्वेस्टिगेशन की, तो लोग समझते हैं कि इंडिपेंडेंट भी है, ऐसा समझते हैं, जबकि अब ये तो लोग जानते होंगे कि है कि नहीं है, लेकिन ऐसा है कि भाई बेहतर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये किसी स्टेट के दबाव में नहीं है। सेंट्रल दबाव में हो कि नहीं है ये अलग पॉइंट है, लेकिन स्टेट के दबाव में तो नहीं है। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा, इसलिए उसकी डिमांड करते हैं कि ताकि स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रेशर न रहे। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर है, इसलिए लोग ये सोचते हैं भाई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट पुलिस करेगी तो गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा करेगी, फेवर करेगी, और क्या जैसा क्या चाहेगी। अब जो है अगर व्हाइट है तो उसको ब्लैक नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस इतना कर देगी ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी जी नहीं, क्योंकि तो कई मामले ऐसे हुए, मतलब खासकर क्रिमिनल केसेस में देखें, अगर क्रिमिनल, मामूली बात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ही कहती, आरुषि केस हो गया, जेसिका लाल केस हो गया, सॉरी जेसिका लाल केस में तो नहीं गया था उनके पास मामला, अभी ये सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला चल रहा है, तो और जो पुराने बड़े मामले हुए सब जगह सीबीआई फॉल्टर किया। तो क्या मतलब ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसमें राजनीतिक दबाव ज्यादा है? क्या आप इस चीज से सहमत होंगे? अब ये स्टेट पुलिस पर स्टेट का दबाव, सीबीआई पर सेंट्रल का दबाव, अब इसके बारे में हमारी तरफ से कोई कमेंट उपयुक्त नहीं है। अब मैं कमेंट करना न तो मैं कमेंट करना चाहूंगा इस बात पर, लेकिन ऐसे भी मामले हुए हैं, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है, इसके बावजूद भी उसी एविडेंस पर मजिस्ट्रेट ने तलब किया है और मुलजिमों को सजा भी हुई है, ऐसा भी है। जी बिल्कुल 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 जी। तो अच्छा, अब करीब 30-32 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, तो मैं दो छोटे छोटे सवाल और हैं। जस्टिस चौहान, मिस्टर जिलानी, आपसे पहले जानना चाहूंगा, कल जो कोर्ट ने फैसला दिया, क्या आपको ये लगता है कि इस फैसले ने जो राम जन्मभूमि आंदोलन था उसमें दो चीजें हुई? एक तो क्या उसको अमली जामा, क्या कानूनी जामा पहना दिया इस फैसले ने कि हाँ राम जन्मभूमि आंदोलन सही था, और अगर इसको थोड़ा सा अलंकारिक भाषा में कहा जाए तो क्या जो वहां पे मस्जिद का
मलबा बचा हुआ था, उस मलबे को इस फैसले ने बिल्कुल साफ कर दिया है। नहीं देखिए, इसका इसका कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हर मामले पर, दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मौजूद हैं और जो पूरे देश पर बाइंडिंग है। ये तो सिर्फ इतनी अक्यूज के बारे में है, मूवमेंट के बारे में जो एसआर बोमई केस ने होल्ड कर दिया, उसको 9 जजेस से बड़ी बेंच ही खत्म कर सकती है। वो हमेशा के लिए परमानेंट हो गया। उसने तय कर दिया कि मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट है, ये मूवमेंट सेकुलर नहीं है, कोई स्टेट इसमें पार्टी नहीं बन सकती और वगैरह वगैरह। जो कुछ इस मूवमेंट को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ही डॉक्टर इस्माइल फारूकी केस में डील किया है, वो भी लास्ट वर्ड है। उसने कह दिया कि ये हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करता, ये जो लोग थे मिसक्रिएंट्स थे, क्रिमिनल्स थे। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है 5 जजेस का, तो इसके बारे में तो कोई वाश ऑफ नहीं हो सकता है। और इस जजमेंट में भी जो अभी 9/11 को हुआ है, तो ये 3 जजमेंट बड़े ऐसे हैं कि जो मूवमेंट को कोई कलर नहीं दे सकते सिवाय इसके जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जगह है, वो तो चूंकि हम लोगों ने कमिटमेंट किया था पब्लिकली कि हम जजमेंट के फाइनल जजमेंट मानेंगे, चांस हमने करके दिखा दिया। 6 दिसंबर को बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन होता रहा, 6 अगस्त को, लेकिन हमने कोई एक बयान भी नहीं दिया कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, टाइटल उनको दे दिया, लैंड उनको दे दी, वो जो चाहे सो बनाए, जैसे बनाए। तो ये तो वो मामले सुप्रीम कोर्ट से कवर्ड हैं, इस जजमेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस जजमेंट का कोई असर ना उस मूवमेंट पे पड़ेगा और ना उस जमीन पे पड़ेगा। ये तो एक क्रिमिनल रोल के बारे में है जो जाएगा फिर वहां तक। इसको भी अल्टीमेटली फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा वो पूरा देश मानेगा, खत्म। जी जी जी। अच्छा जस्टिस चौहान, आपसे जो सवाल मैं पूछना चाहता वो ये था कि आज जो अखबारों में भी एक्शन है, तमाम कुछ सपोर्ट में भी है कि हाँ फैसला अच्छा है, कुछ अगेंस्ट में कि फैसले में ये कमियां हैं या ये खराबियां हैं, जो भी है। और कहीं मतलब एक ये भावना उभर के आ रही है कि साहब अब तो हिंदुस्तान में ये हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कानून का राज खत्म हो गया है। इस फैसले के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं, आपको कितने वाजिब लगते हैं ये सवाल? हमको ये सवाल बिल्कुल वाजिब नहीं लगते हैं। कानून का राज अब भी है, चलेगा कानून का, और कानून से ही चलना है। अब ये है कि किसको कितना न्याय मिल पाता है, ये अलग अलग बातें। जी हम कह रहे हैं कि बहुत से आत्महत्या हो रही है, सुशांत ही के केस में इतना जो है क्यों हो रहा है? आखिर हो रही आत्महत्या, वो भी किसी प्रताड़ना के भी स्वरूप हो रही है, स्वतः लोग कर रहे हैं। तो सब ये अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन कानून का राज अपने जगह पर है, अपने जगह पर चलेगा, रूल ऑफ लॉ है। अब ये जरूर है कि कितना उनको इन्फोर्स कर रहे हैं, कितना नहीं इन्फोर्स कर रहे हैं, ये अलग बात है। जी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, या गवर्नमेंट जो कुछ चाहे ऐसा हम कह रहे हैं आप लोग कुछ करने देंगे गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। जी। अच्छा जिलानी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप इसकी अपील की बात कर रहे हैं। 28 साल में मामला ट्रायल कोर्ट में खत्म हुआ, आगे कितना इंतजार? देखिए ये तो डिपेंड करेगा हाई कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पे। मैंने फिर आपसे कहा शुरू में कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की वजह से फैसल हुआ है। अगर वो ऑर्डर जजमेंट जो 19 अप्रैल 17 का आया ना आया होता तो यकीनन अभी 10 साल भी नहीं तय हो पाता। तो ऐसे ही जब हम अपील फाइल करेंगे तब उसके बाद हाई कोर्ट पर डिपेंड करेगा, चीफ जस्टिस पर डिपेंड करेगा, और जिस जज को असाइन किया जाएगा, ये जाहिर केस ऐसा है कि जिस किसी एक जज को असाइन करेगा तभी वो सुन पाएगा। और अगर हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, अल्फाज दूसरे हों, तो मैटर अगर नहीं हाई कोर्ट में जल्दी होगा तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इसके लिए जाना पड़े। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज जहाँ मैटर जाता है वो किस जहन के हैं, क्या चाहते हैं, वो देश का वातावरण क्या है। देखिए हमारे लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि ये 1 दिन में तय हो, 1 साल में तय हो कि 2 साल में तय होना चाहिए इसको। और ऐसा है कि लोगों को कॉन्फिडेंस इंस्पायर हो, अभी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आया है। ये भी वजह है कि एक सेशन जज के ऊपर जो हाई सुप्रीम कोर्ट की बात है उस सेशन जज की नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसको मैटर को हाई कोर्ट में अगर आ जाता है तो हाई कोर्ट में, वरना फिर भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए हाई कोर्ट में पहली स्टेज में आ जाए और जितने जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है। हमारी कोशिश होगी, लेकिन अब 6 महीने से हाई कोर्ट डिफन पड़ा हुआ है इस कोरोना की वजह से,
तो आप देखिए कितने दिनों के बाद हाईकोर्ट की फंक्शनिंग रेगुलर हो पाएगी। अभी तो बिल्कुल 6 महीने ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए हम लोग तो ये नहीं कह सकते कब, हमारा तो देखिए वैसे मुसलमान के एक अकीदा है, और वो ये है कि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है, और उसी वक्त होगा जब ऊपर वाला चाहेगा। तो उस लिहाज से हम चलेंगे और अपनी एक ड्यूटी समझ के करेंगे, उसके बाद फिर तो देखेंगे क्या होता है। जी जस्टिस चौहान, क्या आपको ये लगता है कि इसमें कुछ एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जानी चाहिए अगर अपील होती है, अपील में जाते हैं तो, कि भाई ये मुकदमा 28 साल ऑलरेडी हो गया, इसको जल्दी खत्म किया जाना चाहिए, जैसे सेशन कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी थी कि आप 2 साल तक वो सुनवाई करेंगे। मतलब हाई कोर्ट को खुद या सुप्रीम कोर्ट को खुद इस टाइप को संज्ञान लेना चाहिए कि हाँ भाई इसको आप जल्दी खत्म करो। ये जो है हाई कोर्ट में होगा तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ये उनके ऊपर निर्भर है और पार्टीज के ऊपर निर्भर है कि क्या चाहती हैं। इसको जल्दी चाहती हैं, दोनों रिक्वेस्ट करेंगी तो जल्दी भी हो जाएगा, बाईपास करके भाई चलिए और हो गया, स्पेशल बेंच असाइन कर दीजिए, इसको सुनवाई कर दे, और नहीं तो रूटीन वे में तो चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि हो तो अपने आप में जो है ये जल्दी हो जाएगा। ये चीफ जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी पार्टीज के रिक्वेस्ट पर होगा, इसे मतलब नॉर्मल वे में नहीं होगा। मैं समझती से जिलानी साहब भी सहमत ही होंगे। जी बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल मैंने खुद ही कहा चीफ जस्टिस पर ही डिपेंड करेगा। जी जस्टिस चौहान आपका और जफरयाब जिलानी साहब आपका, आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने बात की कल जो फैसला आया बाबी मुदत पे, और इसमें दोनों ही हमारे जो मेहमान थे उन दोनों ही लोगों का ये मानना था कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है अब वो फैसला आ गया है और वो फैसला हम मानेंगे, और इसकी अपील करने या आगे जाने के लिए जो जिलानी साहब ने कहा कि वो अधिकार है उनके पास और वो उसका इस्तेमाल करेंगे, वो एक लीगल अधिकार है, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। और जस्टिस चौहान का ये मानना है कि जो फैसला आया है उसमें जज साहब थे उन्होंने बाकायदा एविडेंस को देख के समझ के ही उनको एक्सेप्ट नहीं किया या उसमें पूरी उन्होंने डिलीजेंस दिखाई है। ऐसा नहीं है जो तमाम तरीके की बातें हुई, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा जजमेंट अगर पढ़ा जाए तो उसमें सारी चीजें सामने आती हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जिलानी साहब